नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है घर का चयन पार्ट 1 को सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से गृह विज्ञान का भाग 3 गृह प्रबंध शुरू हो रही है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी 3rd यूनिट का पहला चैप्टर गृह प्रबंध होम मैनेजमेंट, ये खंड तीसरा है। इसका पहला चैप्टर है घर का चयन। पहला टॉपिक है घर की आवश्यकता। हमारे जीवन में घर का एक विशेष स्थान है। मकान केवल सुरक्षा की भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि शांतिपूर्वक मानसिक और शारीरिक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अपना तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, यही उद्देश्य रखता है। दिन भर परिश्रम करने के बाद रात्रि का विश्राम हमें घर में ही मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि घर हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, शांतिपूर्वक विश्राम के लिए। नंबर 2, जीव जंतुओं, चोर इत्यादि से रक्षा के लिए। नंबर 3, सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, धूप एवं तूफान से बचने के लिए। नंबर 4, आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए। नंबर 5, शरीर की रक्षा करने के लिए। नंबर 6, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने के लिए। और अगला टॉपिक स्वास्थ्यकर घर, हेल्दी होम। इसमें पहले बताएंगे घर और स्वास्थ्य। हमारे घर का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। बहुत हद तक हमारा स्वास्थ्य घरों की बनावट और इसके प्रतिवेश पर ही निर्भर है। हम कितना ही पुष्टिकर भोजन क्यों ना कर लें, हमारी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा निवास स्थान स्वास्थ्यकर नहीं होगा तो हम कभी स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत नहीं कर सकेंगे। तंग और गंदे घरों में रहने वाले लोगों को प्रायः सिर दर्द, कमजोरी, रक्तहीनता, अनिद्रा, जुकाम, क्षय तथा अन्य सांस और छूत के रोग हो जाते हैं। बहुधा बहुत बड़े बड़े शहरों की गंदी बस्तियों, जिन्हें स्लम्स कहा जाता है, उनमें रहने वाले ऐसे रोगों के शिकार होते रहते हैं। और अस्वास्थ्यकर घर कौन से होते हैं? स्वस्थ वातावरण, पर्याप्त शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश के अभाव में लोग दुर्बल हो जाते हैं। उनकी कार्य क्षमता जो होती है वो घट जाती है। विभिन्न प्रकार के छूत के रोगों के शिकार हो जाते हैं। बहुधा सख्त मकानों में रहने से उन्हें गठिया जैसे रोग भी हो जाते हैं। इसका परिणाम होता है राष्ट्रीय आय की हानि। और शहरों के घर जैसे प्रायः कलकत्ता, कोलकाता, बम्बई यानी मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग फ्लैटों में रहते हैं। अक्सर एक ही मकान में कई परिवारों को रहना पड़ता है। कभी कभी एक ही तंग कमरे में कई लोग साथ साथ सोते हैं और उसी में अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे कमरों से मुक्त स्वच्छ वायु और पर्याप्त सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है। कितने ही लोग अपने अस्वास्थ्यकर घरों में पुश्तों से रहने के लिए बाध्य होते हैं। प्रायः ऐसे घरों का प्रतिवेश गंदा होता है, अतः ऐसे घरों में रहने वाले विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। और अब गांवों के घर। गांवों में मकानों की बनावट, उनकी स्थिति आदि पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। ये मकान प्रायः कच्चे होते हैं तथा पास पास बने होते हैं। अक्सर इनके समीप गड्ढे आदि होते हैं जिनमें पानी सड़ता रहता है। प्रायः जिस घर में लोग रहते हैं उसमें सूर्य प्रकाश और वायु के गमनागमन का भी यथोचित प्रबंध नहीं रहता। जिस कमरे में वे रहते हैं उसी कमरे में एक बगल में वे अपना खाना बनाते हैं।
मवेशी भी उसी में बांधे जाते हैं और वे पशु उसी घर में मलमूत्र त्याग करते हैं। मलमूत्र के रात भर वहीं पड़े रहने से वे सड़ते रहते हैं। उनसे दुर्गंध निकलकर कमरे की वायु को दूषित बनाती रहती है। प्रायः घर का कूड़ा करकट, मवेशियों का मलमूत्र आदि घर के सामने ही फेंक दिया जाता है। भला ऐसे घरों में रहने वालों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। अगला टॉपिक है घर का चयन, सिलेक्शन ऑफ हाउस। बहुधा शहरों में हम अपने रहने के लिए घरों का चयन करने में असमर्थ होते हैं, विशेषकर जब हमें किराए के मकान में रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में हमें जैसा भी मकान किराए पर मिल जाता है, हम उसी में रहने के लिए बाध्य होते हैं। किराए पर मकान लेने के पहले हम अपनी आर्थिक अवस्था पर ध्यान देते हैं। हम विचार करते हैं कि मासिक आय का कितना अंश हम मकान के किराए के लिए अलग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने कार्यस्थान, बाजार, डाकघर, अस्पताल, बच्चों के स्कूल की निकटता इत्यादि पर भी ध्यान देते हैं। स्वस्थ घर। स्वस्थ घरों का निर्माण करने में इसके प्रतिवेश, जगह का चुनाव, जमीन की ढाल, मिट्टी की बनावट, मकान की नींव, आंतरिक रचना, बाहरी और आंतरिक सुंदरता इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। यूं तो घर की रचना व्यक्ति विशेष की आर्थिक अवस्था, स्थिति, अभिरुचि आदि पर निर्भर होती है। फिर भी नए मकानों के निर्माण में हमें इन साधारण स्वास्थ्य संबंधी नियमों पर ध्यान देना उचित है। अब हम संक्षेप में इन पर विचार करेंगे। घर का प्रतिवेश। प्रतिवेश का घर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। गंदे और अस्वास्थ्यकर प्रतिवेश में बना हुआ अच्छे से अच्छा मकान भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर है। अतः मकान का निर्माण करने के पहले इसके प्रतिवेश पर ध्यान देना आवश्यक है। और अब घर के लिए जगह का चुनाव। साधारणतः मकान ऐसी ऊंची और खुली जगह में अन्य घरों से दूर बनाया जाना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल, सूर्य प्रकाश और शुद्ध हवा प्राप्त हो सके। कारखाने, बाजार, शमशान घाट, कब्रगाह, कसाई खाने इत्यादि से मकान दूर हो, इस पर भी विचार करना उचित है। पीने तथा अन्य दैनिक कार्यों के लिए शुद्ध जल सहज और सुलभ हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्रायः नए घरों के निर्माण में गंदे जल के निकास पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण घर के समीप गंदा जल जमा होता रहता है। जल के सड़ने से अनेक रोगों के प्रसार में मदद मिलती है। अतः गंदे जल तथा मल मूत्र के निकास की व्यवस्था के साधनों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार धान के खेतों, पोखरों और दलदली जगहों के समीप मकान बनाना अस्वास्थ्यकर है। और अब जमीन की बनावट कैसी होनी चाहिए। मकान का स्वास्थ्यप्रद और मजबूत होना उसकी जमीन की मिट्टी की संरचना पर बहुत हद तक निर्भर है। चिकनी मिट्टी पर बने हुए मकान प्रायः सर्द होते हैं और भरी हुई जमीन पर बने हुए जो मकान होते हैं वो कमजोर होते हैं। ऊंची, ककड़ीली तथा रेतीली भूमि मकान बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसी जमीन में जल को सोख लेने की विशेष क्षमता रहती है। इस पर बने मकान सीलन से यानी डैम्प से मुक्त रहते हैं। अतः यथासंभव ऐसी जमीन पर ही मकान बनवाना उचित है। लेकिन यदि ऐसी जमीन उपलब्ध ना हो तो विशेष वैज्ञानिक प्रविधियों से उपयुक्त नींव, प्लिंथ देकर मजबूत मकान बनाना चाहिए। और अब पेयजल की सुव्यवस्था। देहातों में या ऐसी जगहों में जहां नल का जल उपलब्ध न होने के कारण कुएं के जल पर आश्रित होना पड़े, वहां के लिए विशेष रूप से सावधान रहना आवश्यक है। कुआं बनवाते समय इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि वह पक्का हो तथा शौचालय से यथासंभव दूर हो। बहुधा शौचालय का जल रिस रिस कर कुएं में चला जाता है, जिससे कुएं का जल दूषित हो जाता है। ऐसे जल के व्यवहार से रोग हो जाते हैं। अतः निवास स्थान और शौचालय से कुएं का यथासंभव दूर रहना आवश्यक है। और अब पॉइंट है गंदे जल की निकासी। वर्षा तथा अन्य प्रकार के गंदे जल के निकास के लिए मकान, रसोईघर और शौचालय के चारों ओर पक्की नाली होनी चाहिए, जिससे ऐसा जल घर से दूर जाकर किसी बड़ी नाली में गिर जाए। देहात में दूषित जल के निकास के लिए जल शोधक गड्ढे यानी सोकिंग पिट्स सहज ही बनाए जा सकते हैं। यदि जल के निकास का समुचित प्रबंध ना हो तो कम से कम रसोईघर और शौचालय के गंदे जल के लिए शोषक गड्ढों का प्रबंध अवश्य करना चाहिए।
पॉइंट, आदर्श घर, आदर्श मकान, आइडियल हाउस। मकान कच्चे हो या पक्के, लेकिन ये सूखे, मजबूत और हवादार अवश्य होने चाहिए। इनमें सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में और विशेषकर प्रातः काल जरूर आता हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह निर्विवाद है कि कच्चे मकानों की अपेक्षा पक्के मकान अधिक सूखे, मजबूत, स्वास्थ्यकर और टिकाऊ होते हैं। अच्छे, मजबूत तथा स्वास्थ्यकर मकानों के निर्माण में मकान विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। उनके अभाव में निम्नलिखित साधारण बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट, पर्याप्त सूर्य प्रकाश और स्वच्छ वायु। पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश और स्वच्छ वायु की प्राप्ति के लिए बड़े गाछ वृक्षों और अन्य मकानों से हटकर खुली जगह में पूरब या पूरब उत्तर रुख का मकान अधिक स्वास्थ्यकर होता है। ऐसे मकानों में काफी समय तक सूर्य प्रकाश मिलता है, पछुआ हवा अधिक चलती है, अतः ऐसे मकानों में पर्याप्त शुद्ध वायु भी मिलती रहती है। शीतलता के विचार से उत्तर रुख का मकान अधिक सुखदायी होता है। दूसरा पॉइंट, घरों का सीलन से बचाव। सीलन वाले मकान अस्वास्थ्यकर होते हैं। ऐसे मकान में रहने वाले लोग प्रायः सर्दी, खांसी, गठिया जैसे रोग के शिकार होते हैं। अतः मकान बनाते समय सीलन से बचाव के लिए जमीन की सतह से ऊपर मकान की पूरी दीवार पर एक 5-6 इंच की सीमेंट की तय जमा ली जाए। ऐसा करने से मिट्टी की सीलन दीवारों के जरिए ऊपर नहीं आ पाती, फलतः कमरे जो हैं वो सूखे रहते हैं। घरों को सूखा रखने के लिए मकान का फर्श कड़ा और सूखा होना चाहिए। ऐसा करने के लिए फर्श पर सीमेंट की मोटी तय चढ़ी होनी चाहिए, जिससे घर धोते समय इसका जल फर्श को अधिक समय तक गीला ना बनाए रखे। तो ये ऊंचे भी होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, खुले बरामदे। गर्मी, वर्षा और सर्दी से बचने के लिए कमरों के दोनों ओर बरामदे का होना अच्छा है। भारत जैसे गर्म देश में हम अपने दैनिक जीवन का अधिकांश समय बरामदे में ही बिताते हैं। खाना पीना, उठना बैठना आदि प्रायः बरामदे में ही होते हैं। जाड़े को छोड़कर प्रायः अन्य मौसमों में हम लोग जो है वो बरामदे में ही सोते हैं। अतः प्रत्येक घर के साथ बरामदे का होना उचित है। चौथा पॉइंट, सुंदर प्राकृतिक प्रतिवेश। प्रत्येक घर के चारों ओर, विशेषकर सामने की तरफ, पर्याप्त खुली जगह का रहना आवश्यक है। ऐसी जगहों में बाग बगीचे लगाने से मकान की प्राकृतिक सुंदरता तो बढ़ ही जाती है, साथ ही पेड़ पौधों के रहने से आवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। मकान के आसपास वनस्पतियों के रहने से हवा ठंडी रहती है, लेकिन इनका और विशेषकर वृक्षों का, जिनके द्वारा प्रकाश और हवा आने में रुकावट होती है, स्वास्थ्य के विचार से मकान के समीप रहना हितकर नहीं है। इनके समीप रहने से हवा और प्रकाश में तो रुकावट होती ही है, साथ ही मकान सर्द हो जाता है। अतः प्रत्येक मकान के चारों ओर कुछ दूर हटकर फूल पत्तियों, हरी घासों और साग सब्जियों के बागों का रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और पांचवा पॉइंट, ऊंचे कमरे। ऊंचे कमरे अपेक्षाकृत अधिक ठंडे होते हैं, अतः फर्श से छत की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा है। साधारणतः 12 फुट यानी 3.65 मीटर ऊंचाई के जो कड़ी है वो अच्छे समझे जाते हैं। ऐसे कमरे अच्छे माने जाते हैं। अधिक ऊंचाई के कमरों में अतिरिक्त रोशनदान का प्रबंध करना जरूरी होता है। और इसके बाद छठा पॉइंट है सुरक्षा और सुविधा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम की दृष्टि से कमरे की दीवारें ईंट की हो तथा इसका फर्श पक्का और जल अभेद्य हो। इसके प्रत्येक झरोखे में लोहे की छड़ें और किवाड़ों के अतिरिक्त इनमें शीशा जड़ी अतिरिक्त किवाड़े हो तथा मच्छरों और मक्खियों से बचाव के लिए बाहर महीन जाली लगी हो। इन बातों का ध्यान रखने से सुरक्षा और सुविधा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।